तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की ताज़ा रैंकिंग्स। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ लिस्ट नहीं बताते बल्कि उन नंबर्स के पीछे की असली कहानी भी समझाते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन टॉप पर है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन नंबरों के पीछे क्या चल रहा है, कौन ऊपर उठ रहा है, कौन तेजी से नीचे गिर रहा है और सबसे जरूरी क्यों। और ये इंडेक्स सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट्स को समझने का एक बहुत अच्छा जरिया है। ये हमें बताता है कि दुनिया के किस कोने में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टॉप 4 से। सच कहूं तो यहाँ कुछ भी नया नहीं है, वही पुराने नाम है, अमेरिका, रूस, चीन और भारत। हाँ, यहाँ पर एक स्थिरता बनी हुई है। अमेरिका तो खैर अपनी एक अलग ही लीग में नंबर 1 पर। लेकिन जो बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है वो है रूस और चीन की पोजीशन। कई लोगों को लग रहा था कि चीन अब तक रूस से आगे निकल जाएगा। हाँ, ये उम्मीद तो बहुतों को थी, खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन रूस आज भी दूसरे नंबर पर बना हुआ है। एक मिनट, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध में जो भारी नुकसान की खबरें आई हैं, उसके बाद भी रूस का दूसरे नंबर पर बने रहना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, रूस ने नुकसान जरूर उठाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दो चीजें हैं। एक, उसके पास सोवियत संघ के समय के हथियारों का आज भी एक विशाल भंडार है, और दूसरा, उसका न्यूक्लियर आर्सेनल। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा। दूसरी तरफ चीन की अपनी अलग समस्याएं हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि चीन की सेना के अंदर भ्रष्टाचार और संरचनात्मक दिक्कतें हैं। संरचनात्मक दिक्कतें मतलब किस तरह की? जैसे हाल ही में कई टॉप जनरलों को अचानक हटा दिया गया। इससे सेना के कमांड स्ट्रक्चर में एक अविश्वास का माहौल बना है। तो जब तक चीन इन अंदरूनी समस्याओं से नहीं निपटता, रूस को हटाना उसके लिए मुश्किल होगा। और फिर नंबर 4 पर आता है भारत। हम सालों से इसी पोजीशन पर हैं। सवाल यह है कि हम इस टॉप 3 के क्लब में एंट्री क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, वो दीवार है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर होने वाले खर्च की। R&D। हाँ, आंकड़ों को देखें तो सारी कहानी साफ हो जाती है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो बताता है कि अमेरिका और चीन वो अपने विशाल डिफेंस बजट का लगभग 10 से 15% हिस्सा R&D पर खर्च करते हैं। 10 से 15%? और भारत? भारत अपने तुलनात्मक रूप से छोटे बजट का सिर्फ 5% ही इस पर लगाता है। सिर्फ 5%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भविष्य की तकनीक बनाने के बजाय सिर्फ आज के हथियार खरीदने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब हम कहते हैं कि अमेरिका और चीन 15% खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे अगली पीढ़ी के ऑटोनोमस ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, साइबर वेपन्स, इन सब पर अरबों डॉलर लगा रहे हैं। और हमारा 5%? हमारा 5% का खर्च ज्यादातर मौजूदा सिस्टम्स को अपग्रेड करने में ही चला जाता है। हाल ही में DRDO के चीफ ने भी ये बात सार्वजनिक तौर पर कही थी कि हमें ये खर्च बढ़ाना ही होगा, वरना हम एक पूरी टेक्नोलॉजिकल पीढ़ी पीछे रह जाएंगे। तो जब तक ये नहीं बदलेगा, टॉप 3 एक सपना ही रहेगा। बिल्कुल। तो टॉप 4 में तो सब कुछ शांत है, लेकिन मुझे लगता है कि असली एक्शन, असली ड्रामा तो रैंकिंग में थोड़ा नीचे चल रहा है ना? हाँ, असली कहानी तो 5 से 20 की रैंकिंग में है। और इस साल की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान? हाँ, 2023 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर था, जो कि एक बहुत अच्छी रैंकिंग थी। लेकिन इस साल वो सीधे 14वें नंबर पर आ गिरा। ये एक जबरदस्त गिरावट है। 7 पायदान नीचे एक साल में? ऐसा क्या हो गया अचानक? रिपोर्ट्स इस गिरावट को सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात से जोड़ती हैं। उससे पहले तक चीन से मिल रहे J-10C फाइटर जेट्स के दम पर पाकिस्तान अपनी रैंकिंग सुधार रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पूरी तरह बदल चुके हैं। एक मिनट रुकिए। हमारे इन श्रोताओं के लिए जो शायद ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह वाकिफ ना हो, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इसका इतना बड़ा असर क्यों हुआ? जरूर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा लेकिन बहुत तीव्र सैन्य संघर्ष था, और इसने पाकिस्तान की 2 बड़ी कमजोरियों को एक साथ दुनिया के सामने रख दिया। 2 कमजोरियां? पहली, उनके कई सैन्य उपकरणों की तकनीकी खामियां, और दूसरी, उनकी आर्थिक बदहाली। इस ऑपरेशन के बाद जो आर्थिक प्रतिबंध लगे, उन्होंने उनकी सप्लाई चेन को लगभग तोड़ दिया। उनके पास न तो नुकसान की भरपाई के लिए पैसे हैं और न ही चीन की मदद उस कमी को पूरा कर पा रही है। तो ये एक दोहरा झटका था, सैन्य भी और आर्थिक भी। बिल्कुल, और इससे उभरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो एक तरफ जहां पाकिस्तान तेजी से नीचे गिर रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में एक देश है जो उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। इजराइल। हाँ, इजराइल 2021 में 20वें नंबर पर था और अब सीधे 15वें पर। यानी पाकिस्तान से बस एक रैंक पीछे। बिल्कुल। और इजराइल की ये बढ़त बहुत अहमियत रखती है। उसने न सिर्फ लंबी छलांग लगाई है, बल्कि अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय दुश्मन ईरान को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ईरान अब कहाँ है? ईरान अब 16वें स्थान पर है। आप कोई भी पुरानी रैंकिंग उठाकर देख लीजिए, ईरान हमेशा इजराइल से ऊपर होता था। ये मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस के बदलने का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका गहरा मतलब क्या है? क्या इससे सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का नजरिया बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। इसका मतलब है कि अब सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, वो सुरक्षा के लिए इजराइल को एक ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं। तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स को और मजबूती दे सकता है। हाँ, और ईरान के खिलाफ एक ज्यादा संगठित मोर्चा बना सकता है। हमारे सोर्सेस का तो यहां तक मानना है कि अगर भविष्य में ईरान के साथ किसी बड़े युद्ध में इजराइल जीत जाता है, तो उसकी रैंकिंग टॉप 10 में भी पहुंच सकती है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। लेकिन एक और नाम है जिसने मुझे चौंका दिया। पाकिस्तान को सिर्फ इजराइल ने ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया ने भी पीछे छोड़ दिया है। इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया का उदय इस साल की दूसरी सबसे बड़ी कहानी है। इंडोनेशिया, जो आमतौर पर सैन्य शक्ति के लिए नहीं जाना जाता, ये खिलाड़ी कहाँ से आया? ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और अब चुपचाप एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। वो अपनी सैन्य क्षमता को बहुत तेजी से और बहुत सोच समझकर आधुनिक बना रहा है। किस तरह के कदम उठा रहा है इंडोनेशिया? उनकी स्ट्रैटेजी है किसी एक देश पर निर्भर न रहना। वो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बातचीत फाइनल स्टेज में है। ब्रह्मोस इंडोनेशिया को? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो पाकिस्तान और चीन से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने पर भी विचार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इंडोनेशिया किसी एक गुट में बंधना नहीं चाहता। तो वो किसी एक कैंप में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की एक मजबूत स्वतंत्र पहचान बना रहे हैं। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, खासकर हिंद महासागर में? इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। हिंद महासागर में एक नई और शक्तिशाली ताकत उभर रही है। अभी तक तो इंडोनेशिया के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि भविष्य में अगर वहां कोई ऐसी सरकार आती है जिसका झुकाव पाकिस्तान या चीन की तरफ हो, तो वो एक नई सामरिक चुनौती बन सकती है। बिल्कुल। और विश्लेषण के मुताबिक इंडोनेशिया अब टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या लिस्ट में कुछ और भी बड़े बदलाव हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे सऊदी अरब? हाँ, सऊदी अरब 17वें स्थान से गिरकर सीधे 25वें पर आ गया है। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। और ये दिखाता है कि सैन्य विशेषज्ञ सिर्फ महंगे हथियार खरीदने को ताकत नहीं मानते। सऊदी अरब यमन जैसे संघर्षों में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन जमीन पर उसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपके पास उन हथियारों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और हमारे दूसरे पड़ोसियों का क्या हाल है? बांग्लादेश की रैंक भी गिरी है और वो अब म्यांमार से भी पीछे हो गया है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया अपनी रैंक में लगातार सुधार कर रहा है। और अगर हम लिस्ट में सबसे नीचे देखें तो वहां भूटान है, जिसे एक शांतिप्रिय देश बताया गया है। ये सब एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है और ये मुझे उस बिंदु पर लाता है जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में किया गया है कि कैसे इस तरह के डेटा आधारित इंडेक्स प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देते हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अल जजीरा जैसे न्यूज आउटलेट्स में एक ओपिनियन पीस छपा था। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? उसमें लेखक ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के बाद एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की छवि कमजोर हुई है। ये सिर्फ एक विचार था, मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश। सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश जिसका डेटा से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब कुछ महीनों बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जैसे तथ्य आधारित आंकड़े सामने आते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। सच्ची तस्वीर। हाँ, डेटा बताता है कि भारत की रैंक स्थिर बनी हुई है, जबकि उस संघर्ष में शामिल दूसरा पक्ष यानी पाकिस्तान बुरी तरह से लुढ़क गया है। यहां तक कि उसे इंडोनेशिया जैसे देश ने भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके पास परमाणु हथियार भी नहीं है। तो इससे ये साफ होता है कि सैन्य विशेषज्ञ भावनाओं या मीडिया में चल रही बहसों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और ठोस आंकड़ों पर अपना मूल्यांकन करते हैं। यही इसका सार है। प्रोपेगेंडा कुछ भी कहे, लेकिन इस तरह की रैंकिंग भू राजनीतिक व्यवस्था की असली सच्चाई को सामने लाती हैं। तो कुल मिलाकर सैन्य शक्ति के शीर्ष पर भले ही सब कुछ शांत और स्थिर हो, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है।
पाकिस्तान की गिरावट, इजराइल का उदय और इंडोनेशिया का एक नई शक्ति के रूप में उभरना, ये 2026 की सबसे बड़ी कहानियां हैं। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सैन्य शक्ति कोई स्थायी चीज नहीं है। ये संघर्षों, रणनीतिक खर्च, आर्थिक हालात और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों से लगातार बदलती रहती है। ये रैंकिंग उस बदलती हुई ग्लोबल व्यवस्था की एक झलक है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे सोर्सेज में जिक्र है कि भारत ने हाल ही में अपना एक इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स ऑफ 2026। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। सैन्य शक्ति से प्रभावित इस दुनिया में हम किसी राष्ट्र की जिम्मेदारी को वैश्विक मंच पर कैसे मापते हैं और उसे कितना महत्व देते हैं? सोचने वाली बात है।